हेलो नमस्कार आप सभी प्यारे भाई बहनों को मैं विवेक पांडे स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आप सभी प्यारे भाई बहनों का अक्सर सवाल होता है कि सर हम कैसे अपने सिलेबस को कवर करें, हाय हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हम अपने पूरे सिलेबस को इफेक्टिवली कैसे कवर कर सकते हैं जब हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों। बड़ा प्यारा सा सवाल है और बड़ा सीधा सा जवाब है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए जब हम यूजीसी नेट जर्नी की बात कर रहे होते हैं, उसको समझने के लिए और फुल सिलेबस को कवरेज देने के लिए आपको मेरे साथ 10 मिनट बिताना होगा। मैं आपको बहुत शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि पूरे के पूरे नेट जर्नी में दरअसल करना क्या होता है। देखिए, जब हम यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 की तैयारी कर रहे हों और 90 दिनों में, चूंकि मैं हिंदी विषय का मेंटोर हूं तो मैं इसी विषय पर बात करूंगा कि हिंदी विषय में क्या आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्या सच में इन चीज़ों पर हम इफेक्टिवली काम करके सफलता अर्जित कर भी सकते हैं या नहीं, या यह केवल एक सपना है। देखिए, 3-4 चीज़ें। पहले तो पाठ्यक्रम पर पकड़, एक तो पाठ्यक्रम पर आपकी पकड़ कैसी है, पहले से कितना जानते हैं आप पाठ्यक्रम को। जैसे बहुत से तो ऐसे विद्यार्थी होंगे जो बिल्कुल आज से शुरू ही करेंगे कि सर अब मुझे पढ़ना है और जून 2025 का एग्जाम देना है, अपने आप को प्रूफ करके दिखाना भी है, समय बहुत कम है, 80-90 दिनों में अपने आप को प्रूफ करना है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम की पकड़ आपकी कितनी है, आप पाठ्यक्रम को कितना समझते हैं। जैसे यहाँ पर कई सारी चीजें होंगी ना आपके सामने। जैसे एक पक्ष आपका है भाषा विज्ञान का, एक पक्ष यहाँ पर आपके पास है भाषा विज्ञान, एक पक्ष है यहां पर आपके पास हिंदी साहित्य का इतिहास, एक पक्ष है यहां पर आपके पास कहानी की यूनिट है पूरी की पूरी, जिसमें आपकी कुल 21 कहानियां लगी हुई हैं। एक आपके पास पूरा का पूरा उपन्यास का यूनिट है जिसमें कुल 17 उपन्यास लगे हुए हैं। आपका एक तो नाटक का पूरा खंड है जिसमें आपको इसे पढ़ना है। काव्यशास्त्र है आपके पास पूरा का पूरा, है ना, तो काव्यशास्त्र आपके सामने होता है, इसे पढ़ना होता है काव्यशास्त्र को। तो आप भाषा विज्ञान की बात कर रहे होते हैं, आप बात कर रहे होते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की, आप बात कर रहे होते हैं कहानी विधा की, उपन्यास की, नाटक की, काव्यशास्त्र की। आप उस समय वैचारिक पृष्ठभूमि पर बात करते हैं। ये आपके पूरे के पूरे सिलेबस के प्रत्येक खंड की बात हो रही है। वैचारिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो वैचारिक पृष्ठभूमि होती है आपकी, ठीक है ना। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट 10 होती है, जिसको लेकर के वर्तमान समय में परीक्षक भी बहुत सीरियस है और विद्यार्थी भी। आपका गद्य साहित्य, ठीक है, जिसमें आत्मकथा, जीवनी। अब इस खंड में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, तो इस खंड में आप आत्मकथा, जीवनी, यात्रा साहित्य, यानी यात्रा वृत्तांत, डायरी, रिपोर्टाज, और कुछ अन्य विधाओं का अध्ययन करते हैं। एक कविता का खंड है जो विस्मृत ही हो रहा था लगभग। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे 10 यूनिट तो आपके होते हैं। ओवरऑल में आपको 10 यूनिट्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ यूनिट अगर मेरे दिमाग से स्लिप हो रहे होंगे तो आप ध्यान रखिएगा उनको भी। हालांकि अब इन पूरे खंडों को अगर उठा लिया जाए, वैसे तो कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर निकल रहा हो दिमाग से तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक यूनिट शायद निकल रहा है मेरे दिमाग से, उस यूनिट को भी पकड़ लीजिएगा उठा करके। और एक आपके पास जो होता है वो एक गद्यांश आपके सामने परीक्षा में आपको दिखाई पड़ जाता है। उस गद्यांश से प्रश्न होता है, गद्यांश से प्रश्न करना होता है। आप जब पूरे पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहे होते हैं ना, तो पूरे पाठ्यक्रम में इतनी चीजें समाहित हो जाती हैं। अब इस पर आपकी कितनी पकड़ है, और पकड़ होने के साथ साथ आपकी इस पर कितनी समझ है, क्योंकि ये दोनों चीजें जब आ करके मिलती हैं तब आप पूरे सिलेबस को कम टाइम में और बेहतर डिलीवरी दे पाते हैं। अच्छा, जरा सा आप समझिए मेरी बात को, बहुत कायदे से समझिए। कुछ चीजें हैं जिनके मूल टेक्स्ट को पढ़े बिना तो सिलेक्शन होने से रहा। जैसे आपके सिलेबस में जो जो उपन्यास लगे हैं,
क्या आपने इनके मूल टेक्स्ट का अध्ययन किया है? तो कुछ विद्यार्थी होते हैं, जैसे आपने बचपन में कुछ पढ़ा हो तो गोदान जरूर पढ़ा होगा। आप में से ज़्यादातर बच्चे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमने गोदान तो पढ़ा ही पढ़ा है। आप में से ज़्यादातर बच्चे इनमें लगी हुई कहानियों में, जो 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, उनमें से जैसे ईदगाह आपने बचपन में ज़रूर पढ़ी होगी, है ना, ऐसे कुछ कुछ कहानियाँ आपने अवश्य पढ़ी होंगी। ठीक है, अब इसमें आपकी 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, इसको पूरा का पूरा पढ़ना है आपका। भाषा विज्ञान वे खंड है जिसमें खूब नंबर मिलते हैं। जैसे देखिए, वे सरलतम खंड जिनको विद्यार्थी एक बार कर ले तो नंबर लूटने की व्यवस्था बन जाएगी, तो वो है वैचारिक पृष्ठभूमि। आराम से इसको देख सकते हैं, जैसे लोहिया दर्शन हो गया आपका, गांधी दर्शन हो गया, गांधीवाद हो गया आपका, जो है अम्बेडकरवाद हो गया, इसको पढ़ना चाहिए। मार्क्सवाद का अध्ययन करना चाहिए। ये सब जो है थ्योरम्स आपको पढ़ने। अच्छा, काव्यशास्त्र है। काव्यशास्त्र में भारतीय और पाश्चात्य दो चीज़ें हैं कि भारतीय काव्यशास्त्र आपको पढ़ना है और पाश्चात्य काव्यशास्त्र आपको पढ़ना है। तो भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्यशास्त्र का अध्ययन करना होता है। ठीक है, अब सब पढ़े कहाँ से? पहले तो कंटेंट की क्रिएटिविटी कहाँ से आए और कहाँ से आने के साथ साथ कैसे इसको आगे लेके चलें। तो जरा मेरी बात को अच्छे समझिएगा। पहले तो उन छोटे मुद्दों को पकड़ लीजिए जिनको पढ़ना बहुत कठिन नहीं है, समझना बहुत कठिन नहीं है, खुद से किया जा सकता है। तो आप शुरुआत कहानी से करिए। कहानी एक ऐसी विधा है जिसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इफेक्टिवली थोड़े समय में ये हो सकता है। क्या नियम लगाएं? प्रतिदिन 3 से 4 कहानियाँ अवश्य पढ़ सकते हैं आप एक दिन में। तो 21 कहानियाँ हैं तो 4 पंचे 20, लगभग 5 दिन में आप पूरी कहानी का यूनिट पढ़ लेंगे। अब क्या करिए, अभी भी आप इस लायक नहीं बने हैं कि आप प्रैक्टिस सेट उठा करके पूरी प्रैक्टिस कर डालिए। अब क्या करिए, केवल कहानी विधा की, मतलब इसी विधा के अभ्यास को उठा लीजिए, है ना। अब इसके लिए आप पुरातन वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखिए। क्या आप कहानी के प्रश्न पत्र आप हल कर पा रहे हैं? तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि हाँ यार, मेरा कहानी का तो क्वेश्चन पूरा हो रहा है और मैं इसको आसानी से हल कर पा रहा हूँ, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको अब हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। फिर ऐसे ही दूसरे नंबर पर आपको नाटक उठाना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा नहीं होता है, कहानी से थोड़ा बड़ा और उपन्यास से थोड़ा छोटा होता है, तो कुल मिलाकर के एक मिड में आता है। तो नाटक उठा लेना चाहिए। जैसे आषाढ़ का एक दिन उठा लीजिए, पढ़िए। पढ़ करके आप उसमें, अच्छा पढ़िए तो पढ़िए क्या, पात्रों को पढ़िए, महत्वपूर्ण है। पात्र का कथन पढ़िए, अति महत्वपूर्ण है। वर्ण विषय पढ़िए कि क्या वर्ण विषय है उसका, मतलब किस विषय को उठा करके किस समस्या को हल करता हुआ है। साथ ही उसका देखिए कि प्रकाशन कब हुआ है ना, प्रकाशन देखिए, प्रकाशन वर्ष क्या है। प्रकाशन वर्ष को कहाँ से मैच कराएंगे, तो ऑथेंटिक बुक सोर्सेज से ही मैच कराइएगा। जैसे आचार्य रामचंद्र तिवारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आपके बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, इन सब से उसको मैच करा के रखिएगा। अच्छा, साथ ही उसमें प्रमुख कथ्यों को देखिएगा, कथानक देखिएगा, कैसे कैसे उसको कसने का प्रयास किया गया है। साथ ही देखिएगा कि वह रचना किसी पत्रिका में छपी है क्या, तो अगर किसी पत्रिका में छपी है तो किस पत्रिका में छपी है, ये भी देखिएगा। साथ ही साथ रचना के रचनाकार का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। और रचनाकार जब हम बात करते हैं तो रचनाकार के रचना संसार को पढ़ना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर इन सब चीज़ों का अध्ययन हम बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो ये तय मान के चलिए कि हमारा सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। इफेक्टिवली हम अपने कोर्स को कंप्लीट कवर दे सकते हैं। ऐसे नाटक हो गया, ऐसे उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, तो सभी कहानियों का अध्ययन कर लिया हमने 5 दिन में। ऐसे ही उपन्यास लगे हैं 17, हफ्ते भर दे दीजिए तो आप 2 महीने 3 महीने में, जैसे 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो 4 हफ्ते में 4 उपन्यास, ठीक है, ऐसे तय कर लीजिए। 2 महीने में 8 उपन्यास, 3 महीने में 4 12 उपन्यास, ठीक है। तो ऐसे करके आप सारे उपन्यास कर लेंगे, 4 महीने लगेंगे। कुछ उपन्यास छोटे होते हैं तो उसमें हफ्ता नहीं लगेगा, 3 दिन में आप कर सकते हैं। तो ऐसे मान के चलिए कि 2 महीने इसको समय दे सकते हैं आप, तो 2 मंथ्स आप दे दीजिए, 2 माह दे दीजिए आप किसको, उपन्यास के श्रृंखला को दे दीजिए। और उपन्यास के श्रृंखला को जब आप समय देंगे तो मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि आप रचनाकार को साइड लाइन नहीं कर सकते कि आप रचनाकार को छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि आप उपन्यास पढ़ रहे हैं। आप उपन्यास को पढ़िए, तो उपन्यास को पढ़ने के बाद आपका 50% क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया उपन्यास खंड का, 50% उस रचनाकार का होता है, ठीक है। ठीक यही चीज कविता वाले पोर्शन पर, जैसे देखिए जब हम कविता वाले खंड पर आते हैं तो कविताओं को पढ़ते रहिए, है ना, इनकी रीडिंग्स लगाते रहिए। इनको पढ़ना अपने आप में काफी सुखद होता है और ये 2 महीने 3 महीने का प्रोसेस नहीं है, ये रेगुलर प्रोसेस है। इसको हमें रोज करने की जरूरत पड़ती है, रोज करना पड़ेगा। कुछ आधुनिक कविताएं हैं, उनको रोज का रोज पढ़िए, है ना। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, असाध्य वीणा लंबी कविता है, इसको पढ़िए,
है ना। हाँ, और जो है जब कविताओं को आप पढ़ना शुरू करेंगे, आधुनिक युग की कविताओं को उठा लीजिए, जैसे धूमिल हो गया, मुक्तिबोध की कविता हो गई, साठोत्तरी कविताओं के आसपास की कविताएं उठा लीजिए, है ना, आज्ञा की कविता से उठाते हुए, तो ये सब बड़े इफेक्टिव भी हैं, पढ़ने में आनंद भी देते हैं। उर्वशी उठा लिया आपने, दिनकर उठा लिया, तो ये सब पढ़ने में आनंद भी देंगे। कविता के क्षेत्र में आप कविता के संबंधों को जानने की कोशिश करेंगे, कविता के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इनके प्रयास के आधार पर आप काफ़ी सारी चीज़ें कर ले जाते हैं, तो इस खंड को भी बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। अच्छा, अब आपका बचता है यूनिट 10, तो इसकी रीडिंग लगाइए। और इसके संबंध में मैं आपको बता दूं कि हमारा यूट्यूब पर ऑलरेडी एक सेशन पड़ा हुआ है, जिससे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन इस बार के पेपर में, वर्ष 2024 के दिसंबर बैच, जो कि टेक्निकली 8 जनवरी 2025 में जिसका पेपर हुआ था, तो आप देखेंगे तो उसका एक मैराथन हमारे यूट्यूब पे चैनल पर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के जब आप देखेंगे तो काफ़ी इफेक्टिव है, उसको आप देख सकते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। फिर अब जो सबसे बड़ी बात है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके लिए मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि शुक्ल जी का इतिहास ही एकमात्र ऐसी लाठी है जिसके भरोसे हम किसी तलवार को भी काट देंगे। मैंने बहुत बड़ी बात कही है। और इनको कैसे पढ़ना चाहिए, तो इनके एक एक खंड की रीडिंग लगा लगा के पढ़नी चाहिए। जब हम अपने बैचेस की बात करते हैं तो हम इसको अपने बैच में रीडिंग बुक के सामने रख के इसको एक एक चीज़ को बताते हैं, एक एक चीज़ के नीचे अंडरलाइन करवाते हैं। जैसे किसी भी देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का सचित्र वर्णन होता है। जैसे पुराना चावल खाने योग्य होता है, प्रकरण 4। तो इस प्रकार प्रकरण तक पे आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा गया है। प्रत्येक प्रकरण पे जो कथन कहे गए हैं वह अमूमन हर साल ही किसी न किसी प्रकरण पे सवाल परीक्षक पूछ ही लेता है। तो जब ऐसे प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं तो आप उसे क्यों दरकिनार करें, उसकी सहायता लेते रहिए, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में जब आप यूजीसी नेट पे उतर रहे हैं तो ये कहने वाली बात नहीं है कि आप आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं को देखते हुए साधते हुए ही आगे बढ़ना चाहते हैं, यह कहने की बात नहीं है। तो आप इसी के आधार पर आगे बढ़िए और अपने पूरे सिलेबस को आप इफेक्टिवली यहाँ से देख सकते हैं। साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी शुरुआत आप करिए तो जो है हिंदी साहित्य के सरल इतिहास से शुरू करते हुए आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इसके साथ सरल इतिहास के बाद जब आइए तो शुक्ल जी को उठा लीजिए। अगर शुक्ल जी ना सरल लगे तो आप बच्चन जी का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इनके 2 साहित्य इतिहास हैं आपके सामने। आप इनमें से दोनों में से किसी एक का सहारा लेकर के पहले शुरू करिए और इत्मीनान से उसको रीडिंग के फॉर्मेट में पढ़ना शुरू करिए। एक बार 2 बार जब रीडिंग के फॉर्मेट में पढ़ लीजिए तो तीसरी बार नोट्स के फॉर्मेट में पढ़ना शुरू करिए, यानी उससे शॉर्ट नोट्स भी तैयार करते चलिए। और अभ्यास को अपनी श्रृंखला में, अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए, क्योंकि बिना अभ्यास के इस परीक्षा में अपने आप को चयनित होते हुए देखना एक कठिन स्वप्न मान के चलिए। इसे सत्य में परिणत करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों के साथ रेगुलरिटी मेंटेन करें, इनके मूल टेक्स्ट का अध्ययन करें, इनके एक एक पक्ष को समझें। अच्छा, कई बार विद्यार्थी ये सारी चीज़ें, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि इनके एक एक खंड को अपने आप कर ले जाए, इसकी संभावना बहुत कम बनती है। तो क्या करना चाहिए, फिर आपको एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक बैच ले करके बढ़िया से पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। कोई जल्दीबाजी मत करिए, 6 महीने 5 महीने दीजिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट सिलेबस के साथ आप इन चीज़ों को बहुत बेहतर रणनीति के साथ आगे लेकर के जा सकते हैं। तब आपको एक दोहरा आनंद प्राप्त होगा इन सिलेबसेस के साथ आगे बढ़ के। क्या कर सकते हैं आप हमारे साथ जुड़ करके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे यहाँ होली हंगामा ऑफर चल रहा है, क्योंकि भैया बुरा न मानो होली है। तो इसके आधार पर हमारे पास आपके लिए 90% तक की छूट चल रही है, भारी छूट चल रही है 90% तक की। आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। 10% 100% तक का आपको जो है कैशबैक ऑफर हो सकता है ना, 100% तक का कैशबैक मिल सकता है। साथ ही सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए 10% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। जो पेड स्टूडेंट्स हैं 10% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है आपके पास। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा, क्या, होली। कूपन कोड लगाना पड़ेगा होली। होली के नाम से आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करिए। यूजीसी नेट जेआरएफ के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर ये छूट चल रही है, तो यूजीसी नेट जेआरएफ वाले सेक्शन में जाइए और उस सेक्शन में जा करके आप ये एक बैच हमारा सर्च कर लीजिएगा। कौन सा बैच, हमारा लक्ष्य जेआरएफ बैच। जी हाँ, पेपर 2 हिंदी विषय के लिए जुड़ने के लिए लक्ष्य जेआरएफ बैच में
ये बैच आपका शुरू हुआ है 17 मार्च से शुरू हो रहा है। कब से? 17 मार्च से। और ये कैसे चल रहा है? लाइव फ्रॉम स्टूडियो। लाइव फ्रॉम स्टूडियो यानी कि जैसे आप अभी मुझे स्टूडियो में मैं आपके सामने बता रहा हूँ सारी चीज़ें, आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो इस बैच का आप हिस्सा बन सकते हैं। ये हिंदी विषय के लिए, कॉमर्स विषय के लिए, हिस्ट्री के लिए, इंग्लिश के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, साइकोलॉजी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए मिल रहा है। हिंदी विषय के लिए आप सभी मेरे विद्यार्थियों 2 प्रकार की बैच है। मतलब ये जो पेपर 2 है इसमें स्टैंडर्ड है और प्राइम है। अगर आपका फी आपके पास कम है, कम पैसे में आप एक कंप्लीट ऐसा कोर्स चाहते हैं कि बस आपको पढ़ाया जाए और जो पढ़ाने के दौरान नोट्स मिले उससे आपका काम हो जाए, तो आप इस बैच को परचेज करिएगा। ये आपकी स्टैंडर्ड बैच है जिसमें आपको 3500 रुपये मात्र में, सुनिए 3500 रुपये मात्र में, इससे बेहतर बैच मेरे लिहाज से अब नहीं हो सकती। अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं और सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। पेपर 2 के लिए लक्ष्य JRF है और ये 2.0 है हमारा, 2.0 लक्ष्य JRF का 2.0 बैच है। ध्यान रखिएगा, लक्ष्य JRF 2.0 बैच पेपर 2 के लिए, हिंदी विषय के लिए महज 3500 रुपये मात्र में मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं। इसकी स्टैंडर्ड की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, 200 रुपये मात्र ज़्यादा। 3500 की जगह अगर आप 3800 रुपये पे कर देते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा मिल जाएंगी। लेकिन ये छूट कब तक रहेगी? तो 9 से 22 मार्च तक। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये छूट ज़िंदगी भर के लिए नहीं मिल रही है, ये 9 तारीख से लेके 22 मार्च तक, 9 मार्च से 22 मार्च तक है। तो आप इस छूट का लाभ उठाइएगा, एनरोल करिएगा हमारे इस बैच में। क्या क्या मिल सकता है इसमें आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो केवल पेपर 2 नहीं, पेपर 1 पेपर 2 मिक्सड लेना चाहते होंगे। तो पेपर 1 और 2 मिक्सड लेना चाहते हैं तो आपकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। स्टैंडर्ड की फीस 4500 और प्राइम की फीस 5000 रुपये होगी। ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है। हिंदी विषय के लिए आप पेपर 1 पेपर 2 का कॉम्बो बैच ले सकते हैं। लक्ष्य JRF बैच आपका स्वागत होगा, तो आप लक्ष्य JRF बैच ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड और प्राइम में क्या अंतर है? देखिए, स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों में आपको लाइव भी क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड भी मिलेगी। ठीक है, दोनों में ही क्लास की PDF मिलती है, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो भी, जो मैं अलग से दूंगा वो भी। दोनों में आपको नोट्स भी मिलते हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी मिलते हैं, डाउट सेशंस भी होते हैं, है ना, हर तीसरे दिन चौथे दिन आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड में नहीं मिलता वो है अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन, अनलिमिटेड डाउट सेशंस जो होते हैं वो नहीं होते आपके, और टेस्ट सीरीज नहीं होते। मात्र 200 रुपये ज़्यादा दे करके आप टेस्ट सीरीज भी पा जाएंगे, डाउट सेशंस अलग से पा जाएंगे और टेस्ट भी क्रिएट कर पाएंगे। तो ये फीस आपकी कितने की पड़ रही थी? 3800 रुपये की पड़ रही थी ओनली पेपर 2 की। तो आप ओनली पेपर 2 अगर चाहते हैं तो आप 3800 रुपये पे करके ले सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी किफ़ायत साबित हो सकता है, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, मतलब कोई बैच नहीं बल्कि केवल टेस्ट सीरीज़ में जा रहे हैं, तो पेपर 1 पेपर 2 मतलब बैच तो अलग चीज़ है, लेकिन आप अपने आप को प्रतिदिन आके कैसे, बैच में तो आप पढ़ेंगे, आके कैसे, आकलन कैसे करें, तो टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। 500 रुपये की है केवल टेस्ट सीरीज़ और 9 से 22 मार्च तक आपको मिलेगी हंगामा ऑफर के अंतर्गत। 24 फरवरी से ये स्टार्ट है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। महज 500 रुपये में मिल जाएगी इस टाइम पे। अभी से सस्ता क्या ही हो सकता है शिक्षा जगत में, है ना, ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। और पेपर 1 पेपर 2 का टेस्ट सीरीज जो है अलग अलग लेते हैं तो 300 रुपये में पड़ेगा। केवल पेपर 1 का लेना है तो 300 रुपये, केवल पेपर 2 का लेना है तो 300 रुपये। ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है, हिंदी, कॉमर्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल। क्या मिलेंगे इसमें, फीचर्स क्या हैं? तो 160 टोटल टेस्ट मिलेंगे, पेपर 1 के 100, पेपर 2 के 60 प्लस। ठीक है, 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, यानी 10 प्लस 1.1:10, पेपर 1 में 10 और पेपर 2 में 5, ध्यान रखिएगा। और यूनिट टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे। रैंकिंग आपकी मिलेगी जिससे आप पता कर पाएं कि कितने बच्चों के बीच में आपकी क्या रैंक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेंगे सारे क्वेश्चंस के। 50 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर इंक्लूड होंगे उसमें अटेम्प्ट में। पेपर 1 में 40 और पेपर 2 में 10 ये आपके अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, अटेम्प्टेड, ये इस तरह से करके आपको दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही मैं एक प्रश्न के साथ आज की क्लास को ख़त्म करूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रकाशन वर्ष क्या है और वह कहाँ पर छपी थी सर्वप्रथम, किस पत्रिका में, और उसके किस पत्रिका के विशेषांक के रूप में छपी थी? तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार।